guys, how are you? I'm Avishi Jain and मैं आपको यहाँ पे जावा पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड हम अपने 7th लेक्चर पे हैं इस टाइम। हमने इस पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था वेरिएबल्स और उनके डेटा टाइप्स के बारे में। एंड इस लेक्चर में हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे। योर एक्सेस स्पेसिफायर्स, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। इट टेल्स द कंपाइलर द टाइप ऑफ द डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड। मतलब जो कंपाइलर है, हमारे जावा का कंपाइलर है, उसको वो बताता है कि किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल स्टोर करेगा। एंड वो कैसे करा जाता है डिक्लेयर। सिंटैक्स देखिए इसका। सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप एंड उसके बाद में हम वेरिएबल का नेम लेते हैं। जैसे कि डेटा टाइप में मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में इतने सारे बताए थे। आपका इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, बूलियन है, स्ट्रिंग हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं, डेटा टाइप्स। उसके बाद में वेरिएबल को आप अपना एक कोई नेम देते हैं। नेम कैसे देते हैं, आइडेंटिफायर्स भी बताए थे मैंने आपको। तो उस तरीके से आप एक नेम दे रहे हो अपने वेरिएबल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक वेरिएबल चाहिए ए, जिसके अंदर मैं वैल्यू, मतलब जिसको मैं एक लोकेशन उसको एलोकेट करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं उसको जो भी वैल्यू दूंगी वो यहाँ पे स्टोर करेगा। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए मैं लिखूँगी, मुझे एक इंटीजर स्टोर करना है, तो मैं इसको लिखूँगी इंट, मतलब इंटीजर डेटा टाइप है। और उसके बाद में मैं अपने वेरिएबल का नेम ए लिख रही हूँ और एक सेमीकोलन। नाउ दिस सेमीकोलन इज़ अ मस्ट। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा और एक एरर शो होगा। अब वो एरर्स क्या आते हैं वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगी, बट अभी डिक्लेयर कैसे करते हैं एक वेरिएबल को। जो भी हमें डेटा टाइप चाहिए हमने वो लिखा। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने आपके बहुत सारे बनाए हैं यहाँ पे। जैसे इंट एज है, तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया और एज लिखा है। फिर मैंने फ्लोट एक लिया है, आपकी फ्लोटिंग डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम मेरा एफ है। डबल बी, मतलब डेटा टाइप डबल है, बी इज़ माई वेरिएबल नेम। उसी तरीके से कैर है, बूलियन है और स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग आपने अभी पढ़ा नहीं है, आपको मैंने बताया था कि डबल कोट्स से आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करोगे और कैरेक्टर को एक सिंगल कोट से, इतना याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। अब आगे चलते हैं हम इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल पे। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन जो है आपका दो टाइप का होता है। वन इज़ योर स्टैटिक एंड अनदर वन इज़ योर डायनेमिक। तो जो स्टैटिक है आपका, इट इज़ द प्रोसेस which uses direct assignment of a variable with the defined constant. It makes the use of the assignment operator which is equal to। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है तो इज इक्वल टू यूज़ करते हैं, और नहीं भी आता है सो उसको रिकॉल करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। इसका मतलब है कि आपका जो वेरिएबल है, जैसे मैंने आगे डिक्लेयर कैसे किया था कि int a है मेरा। अब मैं अगर ऑन द स्पॉट ए को जो वैल्यू एलोकेट हुई थी, ये जगह थी ए के लिए, मैंने ये डिक्लेयर किया वेरिएबल अपना ए ऐसे करके, int a लिख के मैंने इसको ऐसे डिक्लेयर किया। अब मैं चाहती हूँ मैं इसके अंदर वैल्यू 10 प्लेस कर दूँ, तो वैल्यू मैं कैसे लिखूँगी, मैं int a के आगे इज इक्वल टू लगाऊंगी और मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगी ऐसे करके। ठीक है, फ्रेश पेज पे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट ए, मेरे को ए को वैल्यू 5 देनी है, तो इंट ए लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इज इक्वल टू साइन जो होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है वो इस ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। ए के लिए जो जगह बनी थी उधर मैंने ये 5 वैल्यू भेज दी है। और सेमीकोलन इज़ अ मस्ट। आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो उसके बाद में प्रोग्रामिंग में आपको ये सेमीकोलन ज़रूर लगाना होगा। ओके, तो इस तरीके से ही आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन जो होता है वो वर्क करता है। एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं इसके थोड़े से, मैंने अपने आप लिखे थे। जैसे डबल डी है, उसके अंदर मैंने एक 3.14 वैल्यू स्टोर की है। इसमें सॉरी,
या सो डबल डी में मैंने वैल्यू क्या स्टोर की है 3.14. सो 3.14 इज़ द वैल्यू ऑफ पाई. ठीक है, तो डबल इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैं एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रही हूँ और मैंने इज इक्वल टू साइन विच इज़ आर असाइनमेंट ऑपरेटर उसका यूज़ किया है. वैसे ही कैरेक्टर का एग्जांपल देख सकते हो. स्ट्रिंग का मैंने कैसे स्टोर किया, आप कैरेक्टर और स्ट्रिंग का डिफरेंस देखो. मैंने कैरेक्टर में एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है एंड मैंने स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया है. सो दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन योर कैरेक्टर एंड योर स्ट्रिंग. उसके बाद में मैंने फ्लोट में, अच्छा फ्लोट में किसी ने नोटिस किया होगा मैंने 1.2 एफ लिखा है. एफ मैं फ्लोट के लिए अलग से लगा रही हूँ क्योंकि फ्लोट का प्रिसिशन मैंने बताया था वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू योर डबल. तो फ्लोट के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है सेफर साइड पर रहने के लिए हमेशा एफ लिख देना. डबल के बाद आप डी लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेसिमल वैल्यूज़ के लिए अगर आप फ्लोट की किसी वैल्यू के बाद एफ लगाते हो आप सेफर साइड पे हो. आपका आंसर या आप जो भी निकालना चाहते हो वो गलत नहीं आएगा. ये तो आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया. नाउ सेकेंड वन इज़ योर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन. अब इसमें क्या होता है, when a variable gets इनिशियलाइज का मतलब आप उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो एट दी रन टाइम. रन टाइम मतलब जिस टाइम वो रन हो रहा है प्रोग्राम आपने लिखा है उस टाइम अगर आप एक वैल्यू देते हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट इज़ टर्म्ड एज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन. डायनेमिक का मतलब चलते चलते कुछ मोशन में, राइट तो उस टाइम पे अगर आप प्रोग्राम लिखते टाइम इसको एक वैल्यू असाइन करते हो दैट इज़ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन. एग्जाम्पल देखो, INT C इज इक्वल टू A प्लस B. ठीक है, फ्रेश पेज पे देखते हैं. मैंने अगर एक वेरिएबल A को वैल्यू असाइन की थी, ऊपर चल के मैंने जैसे लिखा INT A इज इक्वल टू 1, एक जगह नेक्स्ट पे मैंने लिख दिया INT B इज इक्वल टू 2. तो अगर मैं अपना एक वेरिएबल लिखती हूँ INT C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना. मैंने INT A इज इक्वल टू 1 लिखा. ये जो था मेरा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन था, मैंने आपको पहला स्टेप पढ़ाया था. INT A लिखा इज इक्वल टू 1, मैंने एक वैल्यू A को 1 स्टोर करवा दिया A में. फिर मैंने 2 को B में स्टोर करवा दिया, ये भी स्टैटिक है. नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा. मैंने INT C इज इक्वल टू A प्लस B लिखा. दैट मीन्स इसके अंदर A प्लस B कितना होगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. तो ये जो 3 वैल्यू है वो डायरेक्टली आपके C में स्टोर हो जाएगी. तो ये मैंने क्या किया, प्रोसेस में चलते चलते प्रोग्राम लिखते लिखते ऊपर से नीचे मैंने सीधे C के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, A प्लस B. मैंने डायरेक्ट इसको 3 नहीं असाइन किया, बल्कि मैंने पहले जो 2 वेरिएबल लिखे थे उनकी वैल्यू को यूज़ करके यहाँ पे लिखा, इसीलिए ये आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो गया. राइट, कुछ तो दिमाग में आया होगा बट प्रोग्रामिंग के टाइम पे बहुत क्लियर हो जाएगा एंड मैं आगे चल के और एग्जांपल्स भी देती रहूँगी इस बारे में. राइट, तो एक और एग्जांपल देखो, डबल एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एच. जैसे कि मैंने आपको A की वैल्यू जैसे मैंने लिखा इंट C की वैल्यू चलो मैंने ले ली 2 और मैंने इंट D की वैल्यू ले ली मैंने 4 और आगे चल के मैंने लिख दिया इंट E इज इक्वल टू C इंटू D. तो इंटू किया मैंने C और D को, तो मतलब 2 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा 8. तो 8 वैल्यू जो है वो आपकी स्टोर हो जाएगी ई में. तो आई थिंक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा. राइट, सो ये डिफरेंस होता है आपके स्टैटिक के और डायनेमिक में. लेट्स मूव ऑन टू द कीवर्ड फाइनल. मैंने आपको जब टोकन्स पढ़ाना चालू किया था तभी मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहला टॉपिक आपका आइडेंटिफाई लिया था, फिर मैंने कीवर्ड्स के बारे में आपको बताया था. राइट, तो अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. इट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट. वेरिएबल क्या थे, ABC व्हाटएवर आप ले लो, जिसके अंदर आप वैल्यू किसकी स्टोर कर रहे थे, कांस्टेंट की. तो एक वेरिएबल को आप एक कांस्टेंट बना रहे हो. लाइक हाउ इज़ दैट पॉसिबल. प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि कंप्यूटर की दुनिया में आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे बना रहे हो. लाइक एक चीज़ जो फिक्स्ड है और जो वेरिएबल है या जो चेंज होती रहती है उसको आप फिक्स्ड कैसे करोगे. हाँ, तो ये जो जादू वाली चीज़ है ये आपका जावा
करने के लिए पॉसिबिलिटी देता है, राइट। So once declared constants, their value cannot be changed. Any attempt to change the value will cause an error, as the values of the constants they cannot be modified. Modified का मतलब क्या होता है? Changed. अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, इसलिए मैंने modified यूज़ किया इंस्टेड ऑफ changed, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इतनी टिपिकल लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम लोग अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में समझते हैं। जैसे ही मैंने डबल टैक्स लिखा, तो ये क्या किया मैंने? पहली बात क्या किया मैंने? डिक्लेयर इज इक्वल टू मैंने क्या यूज़ किया? असाइन करने के लिए एक वैल्यू। फिर मैंने 7.8 वैल्यू इसके अंदर डाली, मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, राइट। अब क्या है, मैंने इसके आगे कीवर्ड फाइनल लगा दिया। फाइनल कीवर्ड लगाने से फ़र्क क्या पड़ा? मेरी जो वैल्यू थी, जो मेरा वेरिएबल था टैक्स, जो डबल था, डबल डेटा टाइप था, मतलब कि वो एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। मैंने उसको वैल्यू एक प्रोवाइड की 7.8, मतलब जहाँ पे भी मेमोरी थी उसमें मैंने वैल्यू 7.8 दी। मेरे फाइनल कीवर्ड लिखते ही इसमें क्या चेंज होगा कि मैं जो भी लिखूँगी, अगर मैंने इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, वो चेंज नहीं हो सकती। टैक्स के अंदर जो वैल्यू मैंने 7.8 दे दी है, अब चाहे प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप आ जाओ, कितने चेंजेस कर लो, बट टैक्स की वैल्यू इतनी ही रहेगी। जैसे ये मैंने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद मैं आगे जाके मैं टैक्स की वैल्यू लिखती हूँ चेंज करके 8.8, तो ये आपका एरर शो करेगा, क्योंकि टैक्स की वैल्यू आप चेंज अब नहीं कर सकते हो। आपने एक बार इसकी वैल्यू को फाइनल कर दिया, मतलब वो फाइनल हो गई। आपका जो वेरिएबल था वो कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई। आप कितना ही चेंज कर लो वो चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट क्या है? जैसे 2 है, 2 की वैल्यू आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, 2 2 ही रहेगा, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आपके टैक्स की जो वैल्यू मैंने फाइनली डिक्लेयर कर दी कि पाई की वैल्यू, जैसे मैंने लिख दिया फाइनल, सॉरी इसके ऊपर डबल भी होगा, जैसे फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14 मैंने डाल दिया, ठीक। उसके बाद में अगर आगे चल के मैं कहीं पाई की वैल्यू को 3.2 करना चाहूँगी, तो वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू मैंने एकदम फिक्स कर दी है, अब मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये तो कीवर्ड फाइनल था। अब आते हैं हम वेरिएबल स्कोप पे। इट रेफर्स टू द प्रोग्राम रीजन विद इन विच अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल। वो रीजन प्रोग्राम का जहाँ पे एक वेरिएबल आपका एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मतलब जहाँ पे आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल विद इन द सेट ऑफ ब्रेसेस इट इज़ डिक्लेयर्ड इन। अभी आपने प्रोग्राम्स लिखे नहीं हैं, बस इतनी बात दिमाग में रखना कि जैसे ब्रेसेस, ये ब्रेसेस यूज़ करते हो आप प्रोग्राम में, आप इनके अंदर अगर एक वेरिएबल को यूज़ करो, जैसे आपने एक ब्रैकेट के अंदर लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, और फिर ए की वैल्यू के साथ हमने जो भी किया आगे चल के, अगर बाहर आप ए की वैल्यू को कुछ भी लिखते हो, 2 लिख दिया ये वो, तो ये वेरिएबल आपका बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब कि वो वेरिएबल आपका वहीं एक्सेसिबल होगा जहाँ पे आपने उसको क्रिएट किया। दैट मीन्स विद इन द सेट ऑफ द ब्रेसेस यू हैव प्लेस्ड इट। ये वाले ब्रेसेस थे हमारे, हमने इन्हीं ब्रेसेस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं इस ए को, इसके बाहर हम नहीं कर सकते। ये वेरिएबल का स्कोप होता है। प्रोग्राम लिखते टाइम मैं आपके सारे स्टेप्स एक बार वापस याद दिलवा दूंगी, अभी थ्योरी पार्ट के लिए इतना ही याद रखो, राइट। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर, ये समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। लाइक हर बोर्ड एग्ज़ाम में इसके बिना तो आगे काम चलना ही नहीं है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सो एक्सेस स्पेसिफायर डिटरमाइन whether a method or a data variable can be accessed by another method in another class or subclass। of course ये भाषा नहीं समझ में आई होगी, सो सिंपल वर्ड्स में जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो डिटरमाइन करते हैं या कि आपका जो मेथड है या जो आपका डेटा का वेरिएबल है वो एक्सेस कर सकता है कोई और मेथड किसी और क्लास में या किसी और सब क्लास में। मतलब जो आपने वेरिएबल अपना यहाँ बनाया है, क्या वो कोई और क्लास आपका एक्सेस कर सकती है या कोई सब क्लास एक्सेस कर सकती है या नहीं। तो ये
4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स आपके जावा में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये चीज़ भी नहीं समझ में आएगी फॉर श्योर, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे फेस किया था। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जैसे मेरा एक क्लास है, ठीक, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी इनहेरिटेंस की। सो हर क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो सब क्लास जो है, इसका सब क्लास, जैसे आप अपने पेरेंट्स से एक स्टूडेंट जो है या जो बच्चा है वो अपने पेरेंट से लेता है, तो क्लास जो है वो आपकी पेरेंट हो गई, और जो सब क्लास है वो आपकी चाइल्ड हो गई। तो सब क्लास आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हो, जावा की लैंग्वेज में। सो क्लास से अगर सब क्लास में कुछ जा रहा है तो सब क्लास उन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, मतलब क्लास के जो कुछ चीज़ें आपकी बनाई, आपने प्रोग्राम बनाया, क्या वो सारी चीज़ें आपका सब क्लास एक्सेस कर सकता है कि नहीं, या कोई और क्लास भी क्लास से ले ले, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, कोई और क्लास भी इस क्लास की चीज़ें यूज़ कर सकता है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी तभी जावा में एग्जिस्ट करती है क्योंकि आप एक क्लास से दूसरे क्लास या सब क्लास में अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये चीज़ को बताने के लिए कि आप क्या एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस मतलब आप क्या पुराने क्लास से ले सकते हो क्या नहीं, ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर बताता है। ठीक है, तो पहला जो एक्सेस स्पेसिफायर है दैट इज़ योर पब्लिक। पब्लिक वर्ड ही आपसे कहता है कि इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर क्लास एनीवेयर। कोई भी दुनिया का क्लास है, चाहे वो सब क्लास है चाहे कोई और क्लास है, वो आपकी इस क्लास के जितना भी कंटेंट है वो एक्सेस कर सकता है। जस्ट लाइक यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं आपके पब्लिक हैं, कोई भी उसको अपलोड कर रहा है तो पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है उसको, उस वीडियो का एक्सेस कर सकता है, राइट। नेक्स्ट जो होता है आपका दैट इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्या होता है प्रोटेक्टेड? इट is accessible by the package classes and any subclasses that are in other packages। मतलब कि जो पैकेज की क्लासेस हैं आपकी, क्लासेस जो पैकेज है आपकी क्लास का, जैसे मैंने बताया था ना, ग्रुप ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड अ पैकेज, राइट। तो आपका जो प्रोटेक्टेड होता है उसका मतलब है कि आपके जो पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लास होंगी, उसी क्लास का पार्ट, जैसे सपोज करो, टेक एन एग्जाम्पल, मेरा जो पैकेज है उसका नाम है कुछ ABC। ठीक है, ध्यान से समझना, पैकेज का नाम क्या है, ABC। उसमें बहुत सारे क्लास हैं, सपोज करो एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है। मैं क्लास C की हूँ, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक चॉइस आई, क्या मैं इस B का या इस A का कंटेंट अपने पास एक्सेस कर सकती हूँ कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए मेरे पास आ गया एक प्रोटेक्टेड कीवर्ड, या मेरा एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर आ गया। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने सेम पैकेज के क्लासेस को एक्सेस कर सकती हूँ आराम से। दैट मीन्स मेरा C जो है वो इस B के चीज़ों को भी और इस A के कंटेंट को भी एक्सेस कर सकता है अपने पास, राइट। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोटेक्टेड का एक चीज़ हो गई। अब जो मेरा क्लास है उसके जो सब क्लास हुए, मेरा क्लास क्या है, सॉरी मेरा क्लास क्या था, C था, राइट। मेरा क्लास C था, उसके बहुत सारे सब क्लासेस हैं। सपोज करो एक का नाम है 1, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3। ठीक, तो मेरे जो सब क्लासेस हैं ये तीनों क्या हैं, सब क्लासेस, इनमें से कोई भी अपने पेरेंट क्लास C की चीज़ें एक्सेस कर सकता है थ्रू द कीवर्ड प्रोटेक्टेड। आई थिंक प्रोटेक्टेड क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम प्राइवेट पे। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास इट इज़ डिक्लेयर्ड इन। दैट मीन्स प्राइवेट तो हम कहते हैं ना, लाइक वी नीड प्राइवेसी हमारी एज में, या जो भी हम लोग बात करते हैं, टीनेजर्स को तो भैया बहुत ही ज़्यादा होता है कि वी नीड प्राइवेसी एंड ऑल। तो प्राइवेट चीज़ों का मतलब है जो चीज़ हमारी है वो हमारी ही रहे, हम किसी और को एक्सेस नहीं करने देंगे, राइट। तो उसी तरीके से इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमने यूज़ की इट हैज़ टू बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास इट इज़ डिक्लेयर्ड इन। मैं मेरी क्लास C की हूँ तो मैं क्लास C के बाहर और किसी को अपना काम नहीं दूंगी, जैसे आप लोग नॉर्मली क्लास में भी करते हैं कि दूसरे सेक्शन वाले को देना ही नहीं है अपना कंटेंट, तो जो है वो हमारा है, हम किसी और को नहीं देंगे, राइट। अब डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट तो हर जगह आ जाता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर स्पेसिफायर डिफ़ॉल्ट एक्सेस टेक्स प्लेस। अगर आप कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रहे
कि मेरा पब्लिक है या मेरा प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है, तो आपको डिफ़ॉल्ट जो होता है वो खुद ही आ जाता है, वो बहुत फ्रेंडली है, राइट. इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द क्लासेस विद इन द सेम पैकेज बट नॉट बाय द क्लासेस इन द अदर पैकेज. मतलब ये पैकेज फ्रेंडली तो है बट आपका बाकी क्लासेस को नहीं देगा जो दूसरे पैकेजेस के हैं. समझ गए ना. मतलब जैसे मेरा पैकेज ABC था, तो ABC के अंदर मेरे पैकेज के अंदर जितने भी हैं मैं सबको दे दूँगी, बट अगर CDEF है तो मैं उस पैकेज के किसी को भी नहीं दूँगी. एग्जाम्पल थोड़े वियर्ड हैं बट आई गेस समझ में तो आ ही रहा होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ. सो फाइनल डिस्कशन करते हैं इस पर. क्या था? पब्लिक, इट कैन बी एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास, एनीवेयर, कोई भी क्लास है कहीं पे भी वो एक्सेस कर सकता है. प्रोटेक्टेड, पैकेज के क्लासेस करेंगे और सब क्लासेस जो हैं वो कर सकते हैं. प्राइवेट सिर्फ मैं रखूँगी, मैं किसी को नहीं दे रही. डिफ़ॉल्ट क्या है? कोई और स्पेसिफाइड नहीं है तो आपका डिफ़ॉल्ट काम में आ जाएगा. एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द क्लासेस विद इन द सेम पैकेज बट नॉट बाय द क्लासेस इन एनी अदर packages. Next, let's move on to the data members, your variables. Like data members और जो variables क्या होते हैं, ये बहुत important topic है आपके boards के लिए, right? जो है आपका पहले class variables और जो static variables हैं, उसके बाद में आप बात करते हो अपने instance variable के बारे में. ठीक है. तो the keyword static is used to declare it. क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, क्लास के वेरिएबल और इंस्टेंस का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही थी, दैट योर ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. तो जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं और जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं. इसीलिए हम इनको एक कीवर्ड स्टैटिक यूज़ करते हैं क्लास के वेरिएबल के लिए. आपने कहीं पे भी क्लास का वेरिएबल यूज़ करना है, यूज़ अ वर्ड स्टैटिक, राइट. A single copy of the variable is made accessible which is available to all the objects of the class. आप क्लास के लिए एक कोई अपना वो बनाओ, कोई भी चीज़ बनाई, उसकी एक सिंगल कॉपी जो है वो क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल होगी. आपका क्लास है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है. मैंने क्लास की एक फ़ाइल बनाई, एक सिंगल कॉपी उसकी वो हर एक बच्चे के पास विच इज़ दी ऑब्जेक्ट उसके पास पहुंच जाएगी. मतलब एक कॉपी से आपके हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस मिल गई है. एक टीचर अपने नोट्स बनाता है, वो आपकी क्लास के हर बच्चे को एक सिंगल कॉपी उसकी मिल जाती है, राइट. इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? नो सच कीवर्ड इज़ रिक्वायर्ड. मैंने इसको एक्चुअली एक डिफरेंस टाइप जैसा बनाते हो ना एग्ज़ाम में, वैसे बनाया था कि कीवर्ड स्टैटिक इसमें यूज़ होता है, यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता है. यहाँ पे एक सिंगल कॉपी एक वेरिएबल की अवेलेबल होती है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की कॉपी होती है. एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपके सामने, एक क्लास में एक टीचर अगर वर्कशीट्स बांटती है तो हर बच्चे को एक एक शीट मिल जाती है, अपनी सिंगल एक फ़ोटोकॉपी मिल जाती है. बट हर ऑब्जेक्ट के पास, मतलब हर बच्चे के पास अपनी खुद की कॉपी होती है अपने वेरिएबल की, मतलब अपनी खुद की कॉपी होती है, अपनी खुद की नोटबुक होती है, राइट. आई गेस एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. नेक्स्ट आपका है पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स. ठीक है. ना पंक्चुएटर्स और सेपरेटर ये आपके आखिरी वाले टोकन्स होते, बट अभी आपका ऑपरेटर्स भी बचा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी. सो टोकन आपका ये है. पंक्चुएटर सेपरेटर आपका नाम ही बता रहा है, पंक्चुएशन मार्क्स जैसे आप ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जैसे आप इंग्लिश में पंक्चुएशंस यूज़ करते हो वैसे ही होते हैं, बट कंप्यूटर में सेपरेटर्स की तरह भी ये काम करते हैं. सो दे आर यूज फॉर ग्रुपिंग एंड सेपरेटिंग द डेटा वैल्यूज रिटन इन द जावा प्रोग्राम. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है आराम से. लास्ट ईयर्स में काफ़ी रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हो. इस डेफिनेशन को याद कर लो, ज़्यादा समझने की कोई बात ही नहीं है, वर्ड्स ही समझ में आ जाएंगे. दैट दे आर यूज फॉर ग्रुपिंग एंड सेपरेटिंग द डेटा, मतलब जो आपने जो भी डेटा लिखा है उसको एक साथ ग्रुप करना या उसको सेपरेट करने में यूज़ करते हैं, डेटा वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए जावा प्रोग्राम में. एज सिंपल एज दैट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ योर एरर्स एंड नेक्स्ट में आपको ऑपरेटर्स कवर करूँगी मैं. सो आखिरी है ये आपका एरर्स. आई गेस लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है,
बट काफ़ी चीज़ें आपने नहीं सीखी होंगी यहाँ पे। एरर्स दे आर द मिस्टेक्स दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। एरर वर्ड ही बता रहा है कि कोई गलती की आपने जिसके कारण आपके प्रोग्राम में कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग होगी, आपका प्रोग्राम जो है अलग तरीके से वर्क करने लगेगा। सो आपके 3 टाइप के एरर्स होते हैं। वन इज़ योर सिंटैक्स एरर, अनदर इज़ योर लॉजिकल एंड द लास्ट वन इज़ योर रन टाइम एरर। तो पहला एरर जो होता है दैट इज़ योर सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब जिस तरीके से आपने लिखा है उसमें कोई गलती है। एग्जाम्पल, मिसस्पेल्ड वर्ड। जैसे अगर मैं प्लस लिख रही हूँ और मैं प्लस की जगह PLUS की जगह मैं PLAS लिख रही हूँ, तो मेरे कंप्यूटर को पता है मैंने गलती की है, तो वो सिंटैक्स एरर लिख के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूँ सिंटैक्स एरर का ही, मिसिंग द सेमीकोलन। मैंने आपको बताया था अगर मैंने ये इंट ए लिखा उसके बाद में अगर ये सेमीकोलन मैंने नहीं लिखा तो वो एक एरर जनरेट करेगा। कौन सा एरर? सिंटैक्स एरर। ठीक। नेक्स्ट जो है इट इज़ द यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। मैंने प्रोग्राम में कहीं पे भी एक वेरिएबल ए को डिक्लेयर किया ही नहीं, मतलब मैंने इंट ए, डबल ए, फ्लोट ए करके कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, और मैंने फालतू ही ए की वैल्यू यूज़ करके 2 और ऐसे करके कर रही हूँ, तो वो एरर जनरेट करेगा क्योंकि ए को मैंने कोई लोकेशन एलोकेट की ही नहीं अपने सिस्टम में। राइट। तो ये सिंटैक्स एरर के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट जो है आपका लॉजिकल एरर है। लॉजिक में गलती है, दैट मीन्स जैसा आपने एग्जाम्पल में कोई गलत फॉर्मूला यूज़ कर लिया, आपको A+B लिखना था, आपने उसकी जगह A-B लिख दिया, तो वो लॉजिकल एरर है, मतलब आपके लॉजिक में गलती है। लास्ट आपका रन टाइम एरर है। लाइक डिविजिबल अ नंबर बाय, सॉरी इट वुड बी डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। जस्ट लाइक आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, आपको पता है उसका आंसर इन्फिनाइट आएगा, मैथमेटिकली वो और आपका लॉजिकली भी वो एक तरीके से गलत है, बट ये रन टाइम एरर है क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे उसका आंसर आपको पता है इन्फिनिटी है, बट आपके कंप्यूटर को नहीं पता है। नेक्स्ट रन टाइम एरर इज ट्राइंग टू ओपन अ फाइल विच इज़ नॉट क्रिएटेड। जब कोई फाइल क्रिएट ही नहीं हुई है, आप उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रोग्राम को रन करते टाइम जो एरर आता है दैट इज़ कॉल्ड योर रन टाइम एरर। सो आई गेस आपको एरर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आपके डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन, पंक्चुएटर, सेपरेटर, आपके डिफरेंस पता चल गया होगा इन दोनों का। सो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मैं आपके ऑपरेटर्स में कवर करूँगी फ्रॉम स्टार्टिंग, जितने भी ऑपरेटर्स मुझे पता है मैं सबके बारे में डिस्कशन करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।